हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें पार्ट वन मतलब पूरा फर्स्ट पार्ट था वो लास्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हमने करना है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द इकोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर प्रिपेयरिंग कंजर्वेशन प्लान्स फॉर द बायोडाइवर्सिटी। देयरफॉर इट हैज़ नाउ बिकम अ नेसेसिटी टू स्टडी डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. It may be divided into three categories: genetic, species, ecosystem. So first है हमारे पास genetic diversity. The genetic diversity refers to the variation of genes within species which are passed on generations. The diversity within the genes and chromosomes can produce different varieties and different subspecies or races. सो इसमें बताया गया है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जीन्स हर स्पीसीज़ में वेरी करने, अलग अलग होने, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं। और जो डाइवर्सिटी है और जीन्स और क्रोमोसोम्स में अगर अलग अलग होगी तो वो अलग अलग स्पीसीज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं. The genetic diversity enables a population to adapt to its environment and to respond to natural selection. अब इससे हमें हेल्प मिलती है कि एक पॉपुलेशन वो अपनी इन्वायरमेंट को कैसे अडेप्ट करती है और वो नेचुरल सिलेक्शन में कैसे रिस्पॉन्ड करती है. इट लेड टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ काओ, बफेलो, डॉग्स की अलग अलग वैरायटीज़ किसकी वजह से होती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि उनमें जीन्स वेरी करते हैं. नेक्स्ट आ गया स्पीसीज डाइवर्सिटी. Species diversity refer to the number of species of plant and animals which are present in a region. Species diversity का मतलब क्या है? कितने नंबर ऑफ स्पीसीज की, प्लांट की और एनिमल्स की किसी एक रीजन में प्रेजेंट है. Till today, scientists have been able to identify 3.8 million species of living organism on Earth. आज तक साइंटिस्ट ने 1.8 मिलियन हो गए, यानी कि हमारा 18 लाख. ओके, तो हमें 18 लाख स्पीसीज हैं कि वो अर्थ पे मिलती है हमें. दिस इज़ ओनली फ्रैक्शन ऑफ वट रियली एग्जिस्ट. ये सिर्फ एक फ्रैक्शन है उसकी जो रियल में एग्जिस्ट करता है. मैनी न्यू स्पीसीज एंड प्लांट्स आर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय रिसर्चर ऑल ओवर वर्ल्ड. बहुत सारे और न्यू प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज है वो भी रिसर्चर्स ने मतलब आइडेंटिफाई की है. द स्पीसी डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन बोथ नेचुरल एज वेल एज इन एग्रीकल्चर इकोसिस्टम. अब स्पीसी डाइवर्सिटी वो नेचुरल और एग्रीकल्चर दोनों इकोसिस्टम में देखने को मिलती है. नेचुरल फॉरेस्ट विल हैव ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज एज कम्पेयर टू मैन मेड फॉरेस्ट. अब जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं उनमें ज़्यादा स्पीसीज होगी एज कम्पेयर टू किसके कंपैरिजन में? मैन मेड फॉरेस्ट, जो कि डेवलप किए जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा थ्रू मोनोकल्चर प्लांटेशन. ये हमारे पास कुछ टेबल आ गया, इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. सो नेक्स्ट आ गया ये डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज स्पीसीज रिचनेस. एज फार एज द मेजरमेंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इज कंसर्न, नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में हमें कितनी स्पीसीज मिल रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीसी रिचनेस. एज द एरिया इंक्रीज नंबर ऑफ स्पीसीज ऑल्सो इंक्रीज. जैसे जैसे एरिया पहले इतना था तो कम स्पीसीज होगी, अगर एरिया बढ़ेगा तो स्पीसीज क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. थर्ड आ गया इको सिस्टम डाइवर्सिटी. यू ऑलरेडी नो, हमें पता है कि जो कम्युनिटी और इन्वायरमेंट होती है वो इंटरेक्टिंग एंटिटी, इंटरेक्टिंग इन्वायरमेंट फॉर्म करते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. देयर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑन अर्थ. अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं अर्थ पे, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, एक्वेटिक इकोसिस्टम. जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसमें क्या होता है? रिवर, लेक, सीज होते हैं. हर इकोसिस्टम का अपना अपना एक हैबिटेट के साथ एक लिंक्ड स्पीसीज़ का कॉम्प्लीमेंट होता है. अब इकोसिस्टम को अगर हम नेचुरल बोलेंगे अगर उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है या फिर उसे मॉडिफाई नहीं किया गया, ना उसे चेंज किया गया है फॉर द यूज़ ऑफ अदर पर्पसेस, बाकी पर्पसेस के लिए. तो ये आगे मैनग्रोव्स ऐसे होते हैं, ग्रासलैंड्स की ये वाली पिक्चर आ गई. नेक्स्ट आ गया, देख ये होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल आएगा तो ये है एथुलैंड, ये है कोरल्स. नेक्स्ट आ गया another measurement of ecosystem diversity is based on number of habitat ecosystem present in an area. The major ecosystems are desert, savannas, rainforest, wetland, lakes, ocean where species live and evolve. जो मेजर इकोसिस्टम्स होते हैं वो कौन से? डेजर्ट्स होते हैं, सवानास होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, ओशन होते हैं, जहाँ पे स्पीसीज लिव करती हैं और प्रोड्यूस और इवॉल्व होती है.
India has a rich ecosystem diversity due to different biogeographical region with different physical condition. Almost all the biographically zones of the world are present in India. यानी इंडिया की बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रीजन्स है और ऑलमोस्ट हर जोन है जो वर्ल्ड का बायोजियोग्राफिकल रीजन जोन होता है वो इंडिया में प्रेजेंट है. नेक्स्ट आ गया बैलेंस इन नेचर. बैलेंस मीन्स अ सिचुएशन इन विच डिफरेंट थिंग्स एग्जिस्ट इन इक्वल अमाउंट. बैलेंस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो अलग अलग चीज़ें हैं वो एक इक्वल अमाउंट पे एग्जिस्ट करती है. एट द लेवल ऑफ इकोलॉजी मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर नॉट इन बैलेंस स्टेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. कहते ज़्यादातर इकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए लेवल्स पे तो मतलब इकोसिस्टम हमारा बैलेंस नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसके मेन 2 रीजन्स होते हैं. तो उनमें फोर्सेस हैं जो नेचर पे वर्क कर रहे हैं उनकी वजह से, मेनली एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. द नेचुरल एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूड स्टॉर्म, फ्लड, फायर, पेस्ट. अब जो नेचुरल एक्सटर्नल फोर्स थे वो कौन से थे? स्टॉर्म, फ्लड, फायर, पेस्ट. द इकोसिस्टम विच आर नॉट बैलेंस बिहेव डिफरेंट टू सच फोर्स एज कम्पेयर टू सिस्टम विच आर बैलेंस. अब मतलब जो वाले इकोसिस्टम बैलेंस नहीं होते वो अलग तरीके में बिहेव करते हैं एज कम्पेयर टू द सिस्टम जो बैलेंस होते हैं. Example, if a gap is formed in a balanced ecosystem by landslide or falling of a tree, new plants will grow in the gap and the balance is restored. अगर कोई एक गैप फॉर्म हुआ, अगर किसी लैंडस्लाइड की वजह से या फिर एक कोई ट्री गिर गया उसकी वजह से, तो उस गैप में जो न्यू प्लांट्स हैं वो ग्रो करेंगे और जो बैलेंस है वो रिस्टोर हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो अब जो पहले से बैलेंस स्टेट पे नहीं है अब उस पर एक्ट कर रहा है तो दोबारा से वो बैलेंस स्टेट में रिटर्न नहीं करेगा बट विल डेवलप इनटू न्यू सिस्टम. वो एक न्यू सिस्टम में डेवलप हो जाएगा. ठीक है. अब जैसे एग्जांपल, व्हेन अ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इन अमेज़न फॉरेस्ट इज अबंडेंट इट ग्रोज इनटू ग्रास लैंड बट नॉट अ फॉरेस्ट. अब जो लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड थी अमेज़न फॉरेस्ट में, जब अबंडेंट होगी तो वो ग्रास लैंड यानी सवानास में ग्रो करेंगी लेकिन फॉरेस्ट नहीं बना. नेक्स्ट आ गया इंटरनल फोर्सेस. इंटरनल फोर्सेस आर लार्ज स्केल शिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर प्लेट्स होती है, अगर वो मतलब हिलेंगी, शिफ्ट करेंगी तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है. दिस रिजल्ट इन स्प्रेडिंग ऑफ रॉक ऑफ सी बेल्ट एंड कंप्रेशन ऑफ रॉक स्ट्रेटा. समटाइम द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट. यानी कई बार तो प्लेट्स दूर दूर हो जाती हैं इंटरनल फोर्सेस से जिसकी वजह से जो ड्रिफ्ट हो जाती है, मतलब कई बार तो एक दूसरे के साथ आ जाती है और एक दूसरे के ऐसे ऊपर स्ट्राइक हो जाती है जिसकी वजह से माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं. अब इनकी प्लेट्स अब जो वाइब्रेट करेगी, हिलेंगी तो कुछ वाइब्रेशन सेटअप हुए और उसकी वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है. सो द लैंडस्केप होता है वो नेवर स्टैटिक, कभी नहीं सेम नहीं होता. इट में चेंज फ्रॉम डे टू डे, वो डेली चेंज होता है. दो द अबव मेंशन फोर्सेस डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर एंड अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट आ गया सो बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेंस ऑफ मैनकाइंड. Dear student, now you have to understood the concept of biodiversity and its value. Let us now focus our attention how biodiversity is essential for sustenance. देखो sustenance होता है क्या सबसे पहले तो. As per the Oxford Dictionary के according sustenance का मतलब था food और पानी या drink जो हम people sorry 1 minute. Sustenance means the food and drinks that people, animal, plants need. यहाँ पे एच नहीं आएगा, नीड टू लिव एंड स्टे हेल्थी. सस्टेनेंस का मतलब है वो खाना या ड्रिंक्स जो लोगों को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, प्लांट्स को चाहिए हेल्थी रहने के लिए और लिव मतलब जीने के लिए. इन दिस कंटेक्स्ट द बायोडाइवर्सिटी एक्ट एज लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम. इसके इस टाइप में अगर देखा जाए तो जो बायोडाइवर्सिटी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की तरह एक्ट करती है. एज इट इज़ द सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि ये फूड का, फाइबर का, टिम्बर का, नेचुरल ड्रग्स का ये सोर्स होता है. It is also responsible for renewing atmosphere oxygen without which no life is possible. ये responsible होता है कि atmosphere को renew करे और ऑक्सीजन को, जिसके बिना कोई लाइफ ही पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट आ गया नेचर हैज़ बीन वेरी काइंड टू मैन एवर सिंस हिज अपीयरेंस ऑन द अर्थ सर्फेस. नेचुरल बायोडाइवर्सिटी हैज़ प्रोवाइडेड इन abundance for the sustenance of mankind. However, the present man is at crossroad where he has to choose between either of the two paths. One provides a positive approach that he should conserve biodiversity and lead a state of harmony with the nature or the environment.
The other path is that of the apathy towards its biodiversity. It will lead to pollution, depletion of natural resources, degradation and destruction of soil, forest and fisheries. Such degradation will cause the extinction of many plant and animal species. मतलब ये हमारे पास दो मतलब क्या लो पाथ है, मतलब जैसे टुडे मैंने वो क्रॉसवर्ड्स पे यानी इस पास दो पाथ है। एक तो पॉजिटिव अप्रोच है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए और जिससे हमारे नेचर है जो वो भी कंजर्व रहेगी। सेकंड पाथ क्या है कि मतलब पोल्यूशन होगा जिसके मतलब डिप्लीशन हम ख़राब करेंगे, डिग्रेड करेंगे, सॉइल ख़राब होगी, ये सारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेंस ऑफ मैनकाइंड। During the age of animal husbandry, men start domesticating animal for its protection, hunting, transportation, source of food, milk and other products. यानी जो एनिमल हस्बेंड्री की एज में जो मैन था वो स्टार्ट कर दिया डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर इस प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन के लिए, हंटिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सोर्स ऑफ फूड के लिए, मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट। द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय मैन वॉज डॉग फॉलोड बाय हॉर्स। सबसे पहले किसको डोमेस्टिकेट घर पे रखना शुरू किया था मैंने? डॉग, देन हॉर्स। जो प्रेजेंट मैन है वो क्या है, वो अलग अलग स्पीसीज़ को यूज़ करे, जैसे हॉर्स, कैमल, यॉक, बुलक्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर टिलिंग द सॉइल। Elephants are also used for transportation and they were used as a part of army. Cattle provide us food in the form of milk and meat. Pig is the most efficient meat breeder. Fish is another rich source of meat. The honeybees are the source of natural sugar, the honey. In different regions of the world, animals like frogs, lizards, snake, cockroach and earthworms are used as food. अब ये सारी उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई किस किस के लिए ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया ऑल अर्ली सिविलाइजेशन हुज डाइट एट मेंशन इन डिफरेंट रिकॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन सीड रिप्रोडक्शन cereals such as maize, rice and wheat. The early human beings were using the plant of multiple uses like coconut palm, date palm, mulberry, oasis and hemp etc. यानी जो अर्ली सिविलाइजेशन थी जिसकी डाइट्स है वो मेंशन की गई अलग अलग रिकॉर्ड्स में और उनमें बताया गया कि वो मतलब कौन क्या यूज़ करते, मेज़, राइस, व्हीट या फिर कोकोनट पाम, डेट पाम, मर्बली, वेजिस, हेम्प। अब ये वाली जो सेल्स थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, कॉन्स्टिट्यूएंट थी हम उनकी डाइट का। दे मेकअप 2/3 ऑफ द कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट। इससे 2/3 जो रिक्वायरमेंट होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की वो कंप्लीट हो जाती है। द अदर सेल विच वॉज इंक्लूडेड इन द डाइट वॉज बार्ले, मिलेट्स, ओट, राई, सरगम। प्रोबेबली मैन स्टार्ट यूजिंग ऑयल फॉर लाइटिंग एंड लेटर ऑन फॉर कुकिंग। सबसे पहले मैन ने जो ऑयल था वो यूज़ किया गया था लाइटिंग पर्पसेस के लिए, देन फॉर कुकिंग। द मेन क्रॉप्स ग्रोन फॉर ऑयल आर कॉटन। ऑयल के लिए जो मेन क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो कौन से? कॉटन सीड, कोकोनट, ग्रेप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर एंड ऑयल पम एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ गया फ्रूट्स। हाँ जी, fruits and vegetables are also part of our diet. They are the source of minerals and vitamins. The most useful are vegetable and pulses. और उसके बाद बताया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारी डाइट का पार्ट होते हैं, ये मिनरल्स का, विटामिन्स का सोर्स होते हैं और ये हमें मोर प्रोटीन्स देते हैं। यानी कि हमें बताया गया है कि सेल से थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन दे एड न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। नाइट्रोजन फिक्सेशन से ये हमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं हमारी सॉइल में। जो कॉमन फ्रूट्स ग्रो होते हैं वो कौन से हैं? ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, पाइनएप्पल, बनाना, शुगर केन, शुगर बीट, डेट पाम, शुगर ऑब्टेन करने के लिए यूज़ होते हैं। नियरली यानी ऑल द प्रेजेंट क्रॉप प्लांट्स हैं वो डेवलप किए गए थे प्री हिस्टोरिकल टाइम्स में, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग एंड कल्टीवेशन मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड स्पीसीज। सो इसके बाद आ गया हमारे पास रिसोर्स लिमिटेशन के बारे में। सो कि हमें रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं तो हमें कैसे मतलब बचाना है उनको एंड ऑल दैट। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन इसकी कंप्लीट करनी है। नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, वाटर, मिनरल, बायोलॉजिकल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है? लैंड, वाटर, मिनरल, बायोलॉजिकल रिसोर्स। लेट अस नाउ कंसिडर ह्यूमन रिसोर्स विच रेफर टू ह्यूमन विजडम, एक्सपीरियंस, स्किल एंड एंटरप्राइज। इफ वी यूज ह्यूमन विजडम टू ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द प्रॉपर एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, we will not have to face the resource limitation for a limited space of time. For example, due to advanced technology, we can get 7 times more electric power from 1 ton of coal than we did in 1900. तो इसमें बताया गया कि नेचुरल रिसोर्सेज में ये सब कुछ होता है। अब मान लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स है, जिसका मतलब क्या है? हमारी कितनी विजडम है, कितना हमारे पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, एंटरप्राइज है। अगर हम इस सब को यूज़ करें तो हमें कह सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी से हम 7 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर है जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे जितनी हमें 1 टन कोल
यानी 1 टन कोल मतलब जला के 1900 में मिलती थी। सिमिलरली वी हैव बीन able to produce high yielding hen variety which yielded up to 240 eggs per area per year from 600 eggs per year। इसके बाद बताया गया कि हम कैसे हाई यील्ड हैन वराइटीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले 60 एग्स होते थे एक साल में, अब 240 एग्स वो प्रोड्यूस करती है एक ईयर में। अनदर मेथड ऑफ डिक्रीजिंग द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज रिसाइकलिंग। हम और कैसे हम उसको मतलब रिड्यूस कर सकते हैं, तो रिसाइकलिंग को यूज़ कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अ डिस्कार्डेड शिप इनटू आयरन शीट्स और आयरन रोड इट मस्ट चीपर देन ऑब्टेनिंग आयरन और फ्रॉम द माइंस। अगर कोई ख़राब हो गया शिप, हम उसको आयरन शीट्स बना सकते हैं, उसकी रॉड बना सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी होगा और प्रॉफिटेबल होगा देन हम उसको आयरन और से और माइन से एक्सट्रैक्ट करें आयरन को। Malthus theory state that population when not checked increase in a geometrical ratio while the food and other resources increase in arithmetic ratio. Therefore, beyond a certain limit, we can't increase our natural resource. Let us now study the limitation of our natural resource. Malthus theory के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है, अगर हम उसको चेक नहीं करेंगे वो तो ज्योमेट्रिकल रेशियो में इंक्रीज होती है, लेकिन फूड और बाकी रिसोर्स अरिथमेटिक रेशियो में इंक्रीज होते हैं, और एक सर्टेन लिमिट के बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इसके बाद हमने पढ़े लिमिटेशन ऑफ सॉरी जिससे नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है। सो टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ इट हेल्प्स यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन रिवाइज द प्रीवियस वर्क वी हैव डन।